नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीएम योगी ने कानपुर वासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है, साथ ही सपा को भी आड़े हाथों लिया है। वहीं दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सीएम साय ने खिलाड़ियों के लिए सौगातों का संदूक खोला है। क्या है इसमें, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तीसरी बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है, जहां कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों को जगह नहीं मिलने वाले बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां युवा कांग्रेस सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी में है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। सीएम योगी ने कानपुर में 725 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि 60,000 से ज्यादा नौजवानों को हम पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। इसमें 20% बेटियां होंगी। ये बेटियां सपा के गुंडों का इलाज करेंगे। सीएम ने कानपुर की बंद लाल इमली कपड़ा मिल को भी फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इधर योगी के कानपुर पहुंचने से पहले सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद कर दिया गया है। विधायक के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। विधायक ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ झुंझुना बजाकर विरोध किया है। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलेगा कि सपा वालों का काले कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन अब कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये यूपी तय करता है। धारा के समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। तो जिस तरीके से सीएम योगी कानपुर दौरे पर रहे और यहां पर उन्होंने कानपुर वासियों को सौगातों का पिटारा दिया, साथ ही साथ यहां पर सपा की अगर बात करें तो निशाना साधते यहां पर जो है सीएम योगी नजर आए हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रांजुल मिश्रा कानपुर से जुड़ गए हैं। जी कानपुर, माफ कीजिएगा प्रांजुल, जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर सीएम योगी के कानपुर के दौरे पर रहे थे सीएम योगी, और यहाँ पर 700 कह सकते हैं कि 25 करोड़ की जो है ये जो प्रोजेक्ट है उनका शिलान्यास किया। साथ ही साथ अगर कहें सपा की अगर बात करें तो इस पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी, क्या कहेंगे? जी प्रांजुल। जी वैशाली, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज कानपुर का दौरा था वो बेहद दिलचस्प और अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। 725 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करके गए हैं। युवाओं के लिए एक रोजगार को लेकर के भी उन्होंने कदम उठाया है। उनका कहना है कि जो सालों से जो लाल इमली अंग्रेजों के जमाने में चला करती थी, 1900 के दशक में चला करती थी, मील बंद पड़ी है, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कह दी है कि इसे भी हम चालू कराएंगे, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार होगा तो कहीं ना कहीं देश का युवा आगे बढ़ेगा। जब देश का युवा आगे बढ़ेगा तो एक समृद्ध घर और परिवार का निर्माण होगा। बात अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो आज कानपुर का जो दौरा था उसके अगर दूसरे पहलू करें तो सीसा मऊ में ये जीआईटी ग्राउंड पड़ता है, वहां पर ये दौरा था। और इस दौरे को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि सीसा मऊ सीट पर, क्योंकि इरफान सोलंकी वहां से जो सपा के विधायक हैं 2 साल से आगजनी मामले में जेल में बंद है, इरफान सोलंकी के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक
ऐसा हमला साधा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है कि सीतामऊ की सीट उन्हें जीतनी है और जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे करके गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के सरकार में गुंडागर्दी होती थी, महिलाओं के साथ रेप होते थे और दुनिया भर के आपराधिक कृत्य समाजवादी पार्टी की सरकार में देखे जाते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार है तो सबसे गुंडे आज या तो प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो गुंडे सुधर गए हैं, या तो जेल में हैं, या तो होश में हैं। वही अगर माफियाओं की बात करें तो माफियाओं की योगी आदित्यनाथ ने कमर तोड़ दी है। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना था कि हमें सीतामऊ में उपचुनाव में जीत दर्ज करनी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया, क्योंकि अभी चुनाव की डेट का भी निर्धारण नहीं हो पाया है, क्योंकि जो जिला जज से यहाँ पे अंतर्राज्यीय कोर्ट में यहाँ पे जो सपा के विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनको सजा हो गई है। लेकिन अब हाईकोर्ट मामला चूंकि पहुंच गया है, लेकिन अभी हाईकोर्ट मामला विचाराधीन है। जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक उपचुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हो सकती है। लेकिन बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो यहाँ पर सुरेश खन्ना समेत तमाम बड़े मंत्री जो प्रदेश सरकार में हैं वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एकत्र करके एक बड़ा हुजूम एकत्र कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो इस सीट को खो चुकी है उस सीट को फिर से वापस पाने के लिए कोशिश की जा रही है। राकेश सोनकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे, एक बड़ा दलित चेहरा माने जाते थे। 2002 से लेकर 2012 तक उनके पास ये सीट रही है, लेकिन अब ये सीट पिछले 2 बार से इरफान सोलंकी के पास है। इरफान सोलंकी के जो पिता थे हाजी मुश्ताक सोलंकी, वो भी इसी सीट पर काबिज रहे हैं। एक उनका भी बड़ा जनाधार है। बात अगर हम जाति समीकरण की करें तो सीतामऊ विधानसभा में 45% मुस्लिम वोटर है। तो ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसका सीधा जो एक टारगेट रहेगा वो मुस्लिम वोटरों को एकत्र करके अपने पक्ष में लेने को रहेगा, क्योंकि मुस्लिम अगर उनकी तरफ आ गया तो शायद इस सीट को जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल कह सकते हैं प्रांजल, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें पुलिस भर्ती परीक्षा तो वहां पर चली रही है, साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है यहाँ पर कि पुलिस भर्तियों में 20% जो है बेटियों को यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है, जो कि सपा के गुंडों का इलाज करेंगी। ये भी उन्होंने तंज कसा है वहां पर, क्या कहेंगे? आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आज के जो लीडिंग न्यूज़पेपर की हेडलाइन अगर आप पढ़े तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान निकलकर सामने आया है कि अब बहुत हो गया, अब चुप नहीं बैठेंगे। देश की बेटियों के साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार, कोई भी बलात्कार और छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब बेटियों के हाथ में केवल कलम नहीं, कलम के साथ साथ बेटियों के हाथ में एक छड़ी भी होनी चाहिए, एक औजार भी होना चाहिए, जिससे जो समाज के आपराधिक कृत्य करने वाले लोग हैं उनका इलाज किया जा सके। इसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो पूरे देश के जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं बेटियों को लेकर के एक बड़ा विचारणीय मुद्दा बन गया है, क्योंकि कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर के साथ, जो महिला डॉक्टर के साथ बिल्कुल एक रेप का मामला सामने आया, जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, इसको लेकर के द्रौपदी मुर्मू जो महामहिम है उन्होंने आवाज उठा दी और एक लेख भी उनका आज छपा है अखबारों में। तो जाहिर सी बात है कि अब बेटियों को बेटियां पढ़ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं और बेटों से कहीं से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस नीति पर काम कर रही है और बेटियों को कतई दबाने की बात नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य में बेटियों को आगे कर रही है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यही विजन है कि जब पढ़ेंगी बेटियां तभी लिखेंगी बेटियां, और जब लिखेंगी बेटियां तभी आगे जा पाएंगी बेटियां और आत्मनिर्भर बनेंगी बेटियां। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर सौगात के साथ साथ सीएम योगी ने बड़े ऐलान भी किए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। ओलंपिक में पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। ओलंपिक में अगर छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक लाता है तो खिलाड़ी को 3 करोड़ सरकार देगी। वहीं रजत पदक वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ सरकार देगी। राज्य खेल अलंकरण के लिए पुरस्कार वर्ष 2021-22 और 22-23 के लिए
97 खिलाड़ियों को 76 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। वहीं पदक विजेता 502 खिलाड़ियों के बैंक खाते में 60 लाख से अधिक की राशि अंतरित की गई है। कुल मिलाकर आज खेल दिवस पर खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने 1,36,33,000 रुपए वितरित किए हैं और इसके साथ ही कई खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता जिज्ञासा चंद्रा छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं। जी जिज्ञासा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगर बात करें तो ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात यहाँ पर उन्होंने दी, बड़ा ऐलान किया है। जी क्या जानकारी है? देखिए, जो राज्य खेल अलंकरण समारोह है तो जो पूर्व में कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा इसे 5 साल में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल को सत्ता बनी तो एक बार फिर से इसे पुनः जो चालू किया गया और इसी क्रम में जो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो खिलाड़ी उन्हें जो बड़ी सौगात आज राज्य सरकार ने की और कहा है कि अगर ओलंपिक में हमारे छत्तीसगढ़ के कोई भी खिलाड़ी जाते हैं तो गोल्ड मेडल लाएगा उसे जो है 3 करोड़ की राशि, तो सिल्वर मेडल आएगा उसे 2 करोड़ और जो ब्रॉन्ज मेडल जो आएगा उसे 1 करोड़ की जो राशि मिलेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने 96 खिलाड़ियों को जो है 2021 से 23 जिन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ी में चयनित किया गया था उन सभी के खाते में 70 लाख जो है बड़ी राशि को राज्य सरकार के खिलाड़ियों को देकर तो माना जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के लिए एक सुनहरा दिन है जिसमें खिलाड़ियों को जो इतनी बड़ी राशि जो है सौगात दी गई है। बिल्कुल जिज्ञासा, जिस तरीके से कह सकते हैं कि ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात तो यहाँ सीएम की तरफ से दी गई है, लेकिन जिस तरीके से पेरिस जो ओलंपिक हुआ है अभी हाल फिलहाल में जिसमें खिलाड़ी जो है जीत दर्ज कर पहुंचे, तो क्या ये मान सकते हैं कि देश में जितने भी खिलाड़ी उनको उनके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार के मन में जगह है, ये कह सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ओलंपिक में हमारे जो पदक सभी से प्रोत्साहित होकर जो हमारे छत्तीसगढ़ खिलाड़ियों के लिए भी जो बड़ी सौगात है इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि जो सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और जो ब्रॉन्ज मेडल है उनके अलग अलग हिसाब से जो है राशि जो राज्य सरकार के लिए दी जाएगी। कहा जा सकता है कि जो खिलाड़ी देश विदेश में जाकर हम देश का नाम रोशन करने के लिए छत्तीसगढ़ की एक अच्छी और खिलाड़ी को जो बाहर देश विदेश जाकर नहीं जिज्ञासा, जिस तरीके से ये छत्तीसगढ़ की बात रही कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को तो यहाँ पर बड़ी सौगात दी है, हम बात करें अन्य राज्यों के खिलाड़ियों की जो कि ओलंपिक में अपना परचम लहरा के आए, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी यहाँ पर उनको कुछ यहाँ पर पुरस्कार देना चाहेगी या छत्तीसगढ़ सरकार के मन में उनके लिए कोई जगह है? अन्य खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, अन्य राज्यों के खिलाड़ियों की बात करें तो देखिए फिलहाल अभी निश्चित रूप से जो है तो दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों की बात नहीं की जा सकती कि राज्य सरकार है वो अभी जो फोकस है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों पर ज्यादा दे रही है। इसी तरह उनको विदेश देखने की बात करें और मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ खिलाड़ी है उन्हें अलग अलग दी गई ताकि हमारा देश विदेश में जाकर नाम रोशन कर सके। अभी फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं जिज्ञासा कि बड़ा यहाँ पर जो है खिलाड़ियों को सीएम सरकार की तरफ से तोहफा जरूर मान सकते हैं कि मिला है। बिल्कुल बने रहिए जिज्ञासा, हमारे साथ फिर चर्चा करेंगे हम आपसे। और तीसरी बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है, जहां भाजपा में कांग्रेस से गए नेताओं को जगह नहीं मिलने के आरोप पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि धर्मजीत कहां है, सरगुजा के सांसद कौन है, संभाल तो सकते नहीं, सम्मान देना है नहीं। कांग्रेसियों को पहले दिन से सिखाया जाता है कि कार्यकर्ता और जनता से कोई मतलब नहीं है, गांधी परिवार का सम्मान करो, बाकी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए टूट फूट होती है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि पुतला दहन और लाठीचार्ज को लेकर कहा कि सारी अकल विपक्ष में रहने पर आती है, सत्ता में रहने और कुर्सी में बैठने के बाद क्यों नहीं आती। पिछले 5 साल किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज होता है, पढ़ लिए होते तो उनके हाथ से सत्ता नहीं गई होती। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस आदमी का इतिहास अत्याचार का है वह अत्याचार का क्या दुहाई देगा। उनके दृष्टिकोण को कोई स्वीकारता नहीं। क्यों दीपक बैज खुद चूक गए हैं, क्या बूढ़े हो गए हैं, तो चले हुए तीर हो गए हैं दीपक बैज जी, उसकी जगह में नया तीरंदाज आएगा, क्या कर लेगा वो नया तीरंदाज। तो ये सब सगुफेबाजी है। कुछ पेपर में कांग्रेस की जो जगह है उसको भरना है, इसलिए कि कोई एक बयान डेली दीपक बैज जी दे देते हैं।
बाकी वो फोटो कॉपी तो भूपेश बघेल जी के हैं, उनको कोई नेता तो मानता नहीं, उनके दृष्टिकोण को कोई स्वीकारता नहीं। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा में जो कांग्रेसी नेता गए हैं उनके ऊपर सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर कह सकते हैं कि भाजपा विधायक ने पलटवार किया है। इसी पर जाएंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारी संवाददाता जिज्ञासा चंद्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। जिज्ञासा, जिस तरीके से अगर बात करें कांग्रेस के आरोपों की, तो जिस तरीके से कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है, नेताओं की दुहाई दी जा रही है कि जो नेता कांग्रेस से गए हैं उनको यहाँ पर जगह नहीं दी जा रही है, इस तरीके के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, कितनी सच्चाई है इन आरोपों पर? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखा कि बड़ी संख्या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो सभी जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो उसमें अंदर यादव ने कहा है कि जो धर्मजीत सिंह वो पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस की हार के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्हें टिकट दिया गया और आज विधायक बीजेपी शामिल हो गए। जब बात करें जो सांसद रहते हैं उनकी बात करें, चिंतामणि महाराज की, तो वो भी कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह की विधानसभा में हार हुई तो भारतीय जनता पार्टी को दामन उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्हें लोकसभा चुनाव में सरगुजा से प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, और जो चिंतामणि महाराज उन्होंने जीत दर्ज करके संसद में प्रवेश करते थे। इसलिए मैं कह रही थी, कहा है इनकी जो दिग्गज नेता जो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं थी, तो कांग्रेस पार्टी के एक सर चुकावल जिसमें बड़े से बड़े जो नेता जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जिज्ञासा, जिस तरीके से भाजपा विधायक अगर अजय चंद्राकर की बात करें तो उन्होंने पलटवार किया है कांग्रेस के इन आरोपों पर। पलटवार करते उन्होंने कहा है कि सारी अकल विपक्ष में रहते ही आने लगती है, सत्ता में रहते हुए और कुर्सी में बैठते हुए इस तरीके की बातें नहीं की जाती हैं, जब विपक्ष में आते हैं तो इस तरीके की बातें उठती हैं। जी देखिए, निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता की 5 साल छत्तीसगढ़ में, तब भी जो कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते थे, लेकिन इस तरह की बातें में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थी, इस तरह की बातें नहीं करती थी। लेकिन जैसे वो विपक्ष में विधानसभा में उनकी हार, तभी से बात निकली और सामने आई है कि जो दिग्गज नेता वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। जिस तरीके से भूपेश बघेल अगर बात करें पूर्व सीएम की, तो भूपेश बघेल पर भी अजय चंद्रा का निशाना साधते हुए नजर आया। उनका कहना है कि 5 साल जब भूपेश बघेल की सरकार रही तब यहाँ पर इस तरीके से बातें निकलकर सामने नहीं आती, तो अब जैसे ही बीजेपी में नेता शामिल हुए इस तरीके की बातें जो है इस तरीके की सामने आने लग गई हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से ये बातें उठ रही हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है और बीजेपी बचाव करती हुई नजर आ रही है? देखिए वैशाली, ये बात होती है कि जिसकी साथी उसकी बात, जिसकी सत्ता उसकी बातें, तो वही बात यहाँ पर साफ है कि जब अगर कोई सरकार सत्ते में रहती है तो अपने विपक्ष की बातें नहीं करती है। तो वही बात है, जब तक कांग्रेस सत्ते में थी इस तरह की बातें नहीं करती थी, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में शामिल होते थे। अब क्योंकि कांग्रेस सत्ता पे आ चुकी है, उनका हक बनता है ये सब बोलने का, आरोप प्रत्यारोप लगाने का, तो केवल कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है दोनों ओर से शुरू हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासा हमसे बातचीत करने के लिए। तो चौथी और आखिरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बुरी तरह मात खाई कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस लगातार धरना और प्रदर्शन पर जोर दे रही है। कांग्रेस महिला कांग्रेस के बाद अब युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस 30 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि क्या हुआ तेरा वादा कार्यक्रम के तहत 4.5 लाख से ज्यादा पत्र आए हैं। इन कार्ड को बोरियों में भरकर कल मुख्यमंत्री को देने के लिए सभी युवा सीएम हाउस जाएंगे। मितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार युवाओं को सपने दिखाकर उन्हें अधूरा छोड़ देती है। प्रदेश की उन्नति को लेकर युवाओं को लेकर सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार को चेतावनी देने और जगाने के लिए युवा करेगा क्रांति कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को अवगत है कि जो हम लोगों ने प्रोग्राम चालू किया था आज से 2 महीने पहले, क्या हुआ तेरा वादा, और जिसका हम कल समापन कर रहे हैं और वो समापन कल हम लोग रंग महल चौराहे से, और वो रंग महल चौराहे से आपने ये देखा है सामने, ये तो कुछ हमने सिर्फ आपके झलक के लिए रखा हुआ है।
एक आंदोलन जिसके रूप में हम एक चेतावनी देना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि जागिए, यहाँ का युवा उठने लगा है, जागने लगा है और वो अपनी हक की बात करने लगा है। उन युवाओं की आवाज को सशक्त करने के लिए कल यूथ कांग्रेस ये हल्ला बोल और युवा क्रांति का कार्यक्रम करने जा रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस अब पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही है। और यहाँ पर अगर देखने वाली बात यह है कि धरना प्रदर्शन के साथ ही साथ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और अब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों ही यहाँ पर पूरी तरीके से हल्ला बोल की स्थिति में है। कल यहाँ पर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूका था और अब इसी कड़ी में कल यूथ कांग्रेस जो है बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी और साथ ही सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा भोपाल से जुड़े हैं। जी कृष्णा, जिस तरीके से अगर बात करें विधानसभा और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो दोनों में ही मात खाने के बाद अब कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। पूरी तरीके से कांग्रेस किसी भी मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, क्या कहेंगे? जी कृष्णा, आपको आवाज आ रही है? हमारे संवाददाता नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बुरी तरह मात खाई कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब हर कोशिश कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार धरना और प्रदर्शन पर जोर दे रही है। करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसे उठाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह का ये दावा जितने दावे किए थे बीजेपी सरकार ने उतने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है। और पिछली बार जब 8,000 की वैकेंसी खोली थी पुलिस के लिए, शिक्षकों के लिए, उसके लिए 8 लाख आवेदन आए थे और वो भी वैकेंसी डिब्बे में चली गई। कहा जाए कि वो वैकेंसी शुरू नहीं हुई और ना ही युवाओं को रोजगार दिया गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर कल सीएम हाउस का घेराव करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो पोस्ट कार्ड है वो पूरे मध्य प्रदेश से एकत्रित किए गए हैं और लाखों की तादाद में ये पोस्ट कार्ड हैं और कल बोरियों में भरकर सीएम हाउस में सीएम को आवेदन के रूप में दिए जाएंगे कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दो, झूठे वादों से काम चलने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का कहा जाए कि अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के अलग अलग विंग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चाहे महिला की बात करें, चाहे यूथ कांग्रेस की बात करें, विंगों की बात करें, अब सड़क सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में बिल्कुल कह सकते कृष्णा, जिस तरीके से महिला हल्ला बोल जो है कांग्रेस महिला एकत्रित हुई थी, सारी जगह की यहाँ पर एकत्रित हुई थी और हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया था। अभी युवा कांग्रेस जो है युवा कांग्रेस वो भी हल्ला बोल की स्थिति में नजर आ रहे पूरी तरीके से। साथ ही अगर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात करें तो वो भी बीजेपी पार्टी पर पूरी तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस का संगठन हालांकि कहा जाता है कि कमजोर है, लेकिन इस बार जो कि सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और जीतू पटवारी ने स्वयं नेतृत्व करने पहुंच रहे। महिला कांग्रेस के प्रदर्शन की बातचीत जात के प्रदर्शन करें तो स्वयं जीतू पटवारी नेतृत्व करते हैं, जो टीम है वो नेतृत्व करती है। तो निश्चित रूप से सीनियर नेताओं के साथ अब जो टीम है वो जो यूथ टीम है वो अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं सड़कों पर जनहित के मुद्दे उठाने का काम कर रही है। बिल्कुल कह सकते हैं। जिस तरीके से अगर बात करें सीएम हाउस घेराव की बात करें तो सीएम हाउस घेराव को लेकर यहाँ पर कलेक्टिव है, बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसको लेकर कांग्रेस की तैयारी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से एक्टिव है। बचाव में बीजेपी नजर आ रही, क्या कहेंगे बीजेपी की क्या तैयारी देखने को मिलेगी यहाँ पर? देखिए, बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनहित मुद्दा नहीं है, इसलिए वो दिखावा कर रहे हैं लोगों से जुड़ने का। जिस तरह से
विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मात मिली है, अब उनके पास जमीन बची नहीं है, कार्यकर्ता है नहीं, थोड़े बहुत कार्यकर्ता है वो सड़क पर दिखा में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा रोजगार बीजेपी सरकार ने दिया है, ये बीजेपी का दावा है। हालांकि अपने अपने पार्टियों के दावे हैं, अब देखना होगा कि कल जिस तरह से यूथ कांग्रेस का कल एक बड़ा प्रदर्शन होगा वो कितना प्रभावी होगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमसे बातचीत करने के लिए। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर यूथ कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है 30 अगस्त को, यानी कि कल सीएम हाउस का घेराव करेगी। इसके पहले अगर बात करें हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत महिला जो नेत्री यहाँ इकट्ठी हुई थी, सारी महिला कार्यकर्ता इकट्ठी हुई थी जिन्होंने यहाँ पर बड़ा हमला करा था बीजेपी सरकार पर। अब इसी कड़ी में कांग्रेस जो है दूसरी बार यहाँ पर फिर प्रदर्शन करेगी, कल सीएम हाउस का घेराव करेगी और कई मुद्दों को उठाते हुए यहाँ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।